सवेरा, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम लेकर आ जाते हैं नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात शैला, और हमारे सभी नया सवेरा के दर्शकों को भी सुप्रभात। और आपको बता दें कि नया सवेरा में आज हम आपको तमाम तरह की खबरों से करेंगे अपडेट, साथ ही प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताने वाले हैं कि समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें कुछ हटकर प्रकाशित हैं। आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। लखनऊ अग्निकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठित की एसआईटी, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। 4 लोग सस्पेंड, 3 आरोपी गिरफ्तार। सरकार की हर नीति निर्णय का आधार नेशन फर्स्ट का सिद्धांत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिडिल क्लास केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता। कांग्रेस की विरोध आधारित राजनीति पर पीएम ने किया तीखा हमला। कतर के गैस प्लांट में हुए हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताया दुख। भारतीय दूतावास की मामले पर नजर। मृतकों के शवों को भारत लाने की प्रक्रिया हुई तेज। और अर्जेंटीना और फ्रांस ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। मेसी का करिश्माई प्रदर्शन, बने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। और नया सवेरा में सबसे पहले बात पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 5 बजे दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। और इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं और ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक मीडिया संस्थान के विशेष कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट में शामिल हुए और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूती देते हुए अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा के बीते 12 वर्षों की एक और बड़ी सिद्धि रही है निराशा से निकलकर आशा और आकांक्षा से भरे भारत का निर्माण। उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास हमेशा केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। इसके ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। तो नेशन फर्स्ट सिद्धांत की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की हर नीति का आधार जो है नेशन फर्स्ट है। तेजी से बढ़ती और विश्वसनीय शक्ति बन रहा है भारत। 1000 साल का उन्होंने विजन जो है वो साझा किया। वर्तमान कार्य से अगले 1000 वर्षों की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उन्होंने 2014 के बाद नक्सलवाद पर बड़ी सफलता का भी इस दौरान जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से नक्सलवाद पर सफलता पाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और आतंक में भारी कमी देखने को मिली है। बीते कुछ वर्षों में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का लगातार विकास होता हुआ नजर आया है। तो नेशन फर्स्ट के सिद्धांत के साथ काम कर रहे हैं, इसकी बात की। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। और बुनियादी ढांचे की जब बात प्रधानमंत्री ने कही तो उन्होंने कहा कि सड़क, बैंक जैसी कई सुविधाएं हैं जिनका विस्तार हुआ है। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि न्यू मिडिल क्लास बनाया गया है। तो नेशन फर्स्ट के सिद्धांत के साथ किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, 12 साल की केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से सफलता और उपलब्धियों भरे ये 12 साल रहे हैं। सस्ता होम लोन, हाउसिंग सुधारों पर साफ तौर पर जोर दिया गया है ताकि हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की संविधान की राजनीति पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला भी बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद के समय कांग्रेस ने संविधान दिखाने की हिम्मत नहीं की। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थक पहले विकास का विरोध करते हैं और बाद में तकनीकी इंफ्रा की कमी पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस की सोच अब नेशन फर्स्ट नहीं रही बल्कि विरोध आधारित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया। अब कांग्रेस पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की राजनीति करने वाले लोग कभी भी संविधान के तहत ही खुद नहीं चलते। पहले ही की कांग्रेस सरकार ने हिंसा के समय चुप्पी साधे रखी थी। नक्सलवाद का जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए और कहा कि नक्सलवाद पर निष्क्रियता कांग्रेस सरकार के दौरान रही है। 2004 से 2014 में नक्सल हिंसा में भारी वृद्धि देखी गई। और वहीं उन्होंने बात की कि कांग्रेस ने प्रभावित क्षेत्रों को पिछड़ा मानकर लगातार छोड़ा। उनका विकास कहीं ना कहीं जो है नहीं हो सका। बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे ये इलाके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि हर विकास परियोजना जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन कांग्रेस हर विकास परियोजना का विरोध करती लगातार नजर आई है। कांग्रेस की सोच अब सिर्फ विरोध आधारित सोच बची है। संविधान की राजनीति करने पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। आइए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ का रुख किया और घटनास्थल के साथ साथ केजीएमयू पहुंचकर वहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना। और देर रात तक मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार की सदस्यता में 2 सदस्यीय एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। तो सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है इस दौरान नजर आया है। सभी आधिकारिक उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिए और एसआईटी को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल 7 दिनों में ये रिपोर्ट सौंपनी होगी और मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। तो आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज इलाके की एक इमारत में लगी आग से हुई जनहानि के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। लगातार लखनऊ अग्निकांड एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है और सीएम की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। बैठक में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की गई है और मुख्यमंत्री ने 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है, जो कि 7 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। संध्या, निश्चित तौर पर शैला और अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि जो जली हुई बिल्डिंग है उसका जायजा भी लिया है। अपने काम रोककर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ अस्पताल में घायलों का हालचाल भी जाना। तो जली हुई बिल्डिंग का मुख्यमंत्री खुद जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने रुख किया अस्पताल का, जहाँ पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। और आपको बता दें कि मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी यहां पर की गई और दोषियों को किसी भी सूरत में किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा, ये सख्त बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं।
तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इस बात पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि लखनऊ अग्निकांड का ये पूरा मामला 4 लोगों पर इसमें गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जानकीपुरम के गौरव कुमार सस्पेंड हुए हैं और इंदिरा नगर के एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। एई अनिल कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया और साथ साथ जेई जो प्रमोद पांडे हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो लखनऊ अग्निकांड पर 4 लोगों पर यह गाज गिरती हुई नजर आई है और किस प्रकार से योगी सरकार जो है एक्शन में है वो लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो लूप होल रहा उस पर जो है समझने की जरूरत है और उसे ठीक करने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भीषण अग्निकांड की सूचना मिलते ही अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तत्काल स्थगित कर रात को ही लखनऊ पहुंच गए। सीधे घटनास्थल पर वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने अस्पताल भी पहुंचे और घायलों से उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर घटनास्थल पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद हैं, और इसके साथ साथ अस्पताल पहुंचे जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। साथ साथ उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, राहत बचाव की कार्य किस प्रकार से चल रहा है उसकी भी जानकारी ली है, संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बात की है और इसके बाद उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और जहां पर भी जो भी जिम्मेदारी होगी वो तय की जाएगी, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच का पूरा होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घटनास्थल पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। इधर लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इस इमारत को लेकर कई पुराने रिकॉर्ड और प्राधिकरण की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिस भवन में आग लगी उसे साल 1980 में लॉटरी के जरिए विजय कुमार को किराया क्रय पद्धति पर दिया गया था। बाद में यह भवन उनके नाम हो गया और फिर साल 2005 में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर इसका विक्रय विलेख हुआ। इसके बाद 2013 में ये इमारत वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी गई। 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इनके नाम पर नामांतरण भी पूरा कर दिया और उसी साल भवन का आवासीय नक्शा भी स्वीकृत किया गया। लेकिन बाद में इस भवन में अवैध निर्माण की बात सामने आई और इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया। हालांकि हैरानी की बात जो है वो ये है कि कुछ ही समय बाद करीब 2 महीने के अंदर इस आदेश को वापस ले लिया गया। अब इसी फैसले और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्रवाई के बाद आदेश क्यों वापस लिया गया और क्या इसमें कहीं लापरवाही बरती गई है। तो पुराने रिकॉर्ड को लेकर कई सवालों के घेरे में प्राधिकरण की ये पूरी कार्रवाई है। 2 महीने के बाद जिस प्रकार से आदेश को वापस ले लिया गया, विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जिस प्रकार से जो है पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया, बाद में आदेश वापस ले लिया गया, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। अभी की स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं, अभी क्या कुछ हालात हैं? वो सवालिया घेरे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। 2 सदस्यीय एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इस मामले में एक्शन भी लिया गया है। सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस भवन के मालिक जिनका आप जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र शुक्ला को हिरासत में लिया गया है। वहीं एनिमेशन सेंटर के मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो पेट शॉप जिनकी है उसको भी हिरासत में लिया गया है। यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई है जिसमें एक एसीएस और एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। ये दोनों लोग इस मामले की 7 दिन में रिपोर्ट देंगे शासन को और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे के बारे में, वो तस्वीरें दिखाएंगे जो इस समय यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये भवन दिखाएं, ये 2 मंजिला भवन
भवन, इसके तीसरे तल पर एनिमेशन सेंटर चलता था और इसके नीचे वाले पर गोडाउन बना हुआ था और नीचे पेट सेंटर था। और पेट सेंटर के सबसे भूतल पे ग्राउंड फ्लोर से नीचे ऑपरेशन का काम होता था जानवरों के। तो सबसे बड़ी बात, जब ये आग लगी, माना यह जा रहा है एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगती है, तो आप देख सकते हैं तीसरे मंजिल से 2 से 4 छात्र कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई और उसमें से एक जब युवक गिरा तो सीधे रेलिंग के ऊपर गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा चोट आ गई। इसके बाद यहाँ पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और बगल की दीवार काट कर लोगों को निकालने का काम करती है और घंटों की मशक्कत के बाद ये आग बुझाई जाती है। और कल इस आग में इतना पानी डाला गया था मलबा हटाने के बाद, ये आज तक पानी देखिए गिर रहा है। और यहाँ पर अब निगम यहाँ पर की गाड़ियां आई हुई हैं, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि ये आपको साफ दिखाना चाहें कि ये व्यावसायिक सेंटर है और इसके बगल में देख लीजिए ये रिहायशी घर है जहां पर सामान्य लोग रहते हैं इस घर में। तो ये सवाल खड़ा करता है कि व्यावसायिक सेंटर को क्यों मंजूरी दी गई, किन हालातों में मंजूरी दी गई। और जो जांच का विषय है, जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2016 में उन सभी संदिग्ध अधिकारियों की भूमिका देखी जाएगी। आखिर 2 महीने के अंदर वह जो नोटिस दिया जाता है वो कैंसिल कैसे हो जाता है। तो इन सब तमाम चीजों की पड़ताल की जाएगी और साथ साथ इस बात के लिए भी कि आगे की ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए क्या नॉर्म्स हैं। अगर नॉर्म्स नहीं है, माना यह जा रहा था कि इसमें फायर की एनओसी भी नहीं मिली है। इन सब चीजों पर प्रशासन तभी जागता है जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उसके कुछ महीनों के बाद सब मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जरूरत है एक ऐसी प्रक्रिया की जो निरंतर चलती रहे, काम करती रहे, मॉनिटरिंग करती रहे और ऐसी कोई यहाँ पर हम मुख्यमंत्री का जिस तरह से रवैया देख रहे हैं तो लग नहीं रहा है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। विकास, यहाँ पर मुख्यमंत्री का जिस तरह से हम सख्त रवैया देख रहे हैं तो लग नहीं रहा कि मामला बहुत आसानी से ठंडा पड़ने वाला है। और हमने सांसद राजनाथ सिंह को भी सुना, केंद्रीय मंत्री को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिम्मेदारी तो तय होगी, यानी कि गाज गिरना तय है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि गाज गिरना शुरू भी हो गई है। जी बिल्कुल, गाज गिरना शुरू हो गई है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है जो यहाँ के जेईई हैं और एक्सियन हैं। तो इन 4 अधिकारियों को फिलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी कि ऐसे मामलों में लगातार जहां पर भी इस तरीके की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो व्यावसायिक सेंटर हो, चाहे होटल हो, तमाम सारी चीजें का आयोजन होता है, कोचिंग सेंटर है, तरह तरह की कंप्यूटर क्लास हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या उनको उन कंडीशन जो नॉर्म्स होते हैं, जो नियम कायदे बनाए जाते हैं, वो वहां पर पालन हो रहे हैं। बिल्डिंग को देख सकते हैं, इतनी भयंकर आग थी ये कि जो फॉल्स सीलिंग लगी थी या कोई भी जितनी वायरिंग थी, सारी वायरिंग जलकर खाक हो चुकी है। इस आग ने झुलसा दिया उन मासूम बच्चों को जिन अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे आते थे, यहाँ पर अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए थे। उन युवाओं वो काल का ग्रास बन गई। ये पूरी बिल्डिंग लाक्षागृह बन गई। और आखिर क्यों बनी, क्या कारण थे? अगर सब कुछ नियम कायदे से होता तो शायद ऐसे सेंटर की मान्यता ही ना होती। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल सवाल कई खड़े हो रहे हैं विकास, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में ऐसा सेंटर चल क्यों रहा था और अवैध निर्माण क्यों हुआ था। कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो आना बाकी हैं। आपसे अगर हम घायलों की हालत जानना चाहें तो अभी उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी, घायलों का इलाज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में चल रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका हालचाल लेने के लिए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका हालचाल लेने के लिए गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी घायल हैं उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो वहां पर इलाज चल रहा है। अभी वहां पर 2 लोग एडमिट हैं, बाकी लोगों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सारे जो जितने मृत थे उनका पोस्टमार्टम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, इन 15 लोगों में लखनऊ के ही नहीं, बाहर से भी कई लोग हैं। हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो बड़ी बात थी, समय था दोपहर का, लंच के बाद अचानक से जब आग लगती है और आग लगने के बाद इस पूरी बिल्डिंग में निकलने का एकमात्र रास्ता है
इसी एकमात्र रास्ते से लोग आ जा सकते थे। और ऊपर जो छत की तरफ का जो दरवाजा था वहां पर बताया जा रहा है कि ताला बंद था, वहां पर एसी लगा हुआ था, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अचानक से एकमात्र दरवाजा और नीचे इसी जगह पे आग लग जाती है, तो निकलने का कोई विकल्प नहीं बचा था वहां पे उन युवाओं के पास। और इसके बाद कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर छत से कूदे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद तमाम सारे छात्र, काफी संख्या ज्यादा थी, जैसा कि हमने बताया कि 15 लोगों की तो मौत ही हो गई थी और 11 लोग घायल हुए थे। तो बड़ी घटना है ये। इस घटना ने सबको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही नाराज हैं और सख्त एक्शन लेने के मूड में है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आगे और भी बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल एक ये भी है, विकास के इस तरह के और जो चल रहे होंगे कोचिंग या इस तरह से जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, उनमें इस तरह के व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन पर भी क्या सख्त होती भी नजर आएगी सरकार? जी बिल्कुल, अब इसी पे सरकार आगे एक्शन लेने वाली है, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। जो नॉर्म्स नियम बनाए जाते हैं, आप व्यावसायिक जो भवन होते हैं उसके एक अलग स्वरूप होता है, कितने परसेंट जमीन पर कितने वर्ग फुट में आपको निर्माण करना है, कितना खाली रखना है, एग्जिट के कितने पॉइंट हैं, ये सारी चीजें होती हैं। साथ साथ जो फायर के रूल होते हैं अग्निशमन विभाग के, कि आग लगने की घटना पर क्या वो सारी कंडीशन वहां पर मौजूद हैं कि कैसे वो बुझेगी, ये सारी चीजें नियम कायदों के साथ अगर संचालित हो तो हो सकता है कोई बड़ी घटना हो ही ना। लेकिन ये सब चीजों का पालन नहीं होता है। तमाम सारे जो अधिकारी होते हैं, जो उनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी रखी जाती है, किन्हीं कारणों वो अपनी जिम्मेदारी सही से पालन नहीं करते हैं। और जो लोग संचालन करते हैं इन व्यावसायिक गतिविधियों का, वो मात्र लाभवश ये संचालन करते हैं और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो जाता है। और ऐसी घटना हो जाती है जिसमें हम देख रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हो गई है। तो लोग थोड़ी सी अपनी लालच के कारण ऐसी घटना का अंजाम होता है। लेकिन ये सारे नाम अगर नियमतः पालन होते रहे, अगर अभी जैसे दिल्ली की घटना के बाद एक्शन लिया गया था कि सभी जगह पे चेकिंग की गई थी, क्या ये चेकिंग सभी जगह पर अगर हुई होती तो शायद ऐसा ना होता। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार ये व्यावसायिक है, बगल में इसके सारे आवासीय घर बने हैं, लेकिन एक आध बिल्डिंग में अभी और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। क्या इन जगहों पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, पूरे राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई की जाएगी इसमें कि लगातार उन सारे सेंटरों को चेक किया जाएगा और उसके बाद जो कंडीशन है, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत अगर संचालन रहेगा तो किसी भी दुर्घटना की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। विकास, तमाम अपडेट इस वक्त के हमसे साझा करने के लिए आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद। और कल रात दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती तकिया काले खान इलाके में भी कुछ झुग्गियों में भीषण आग लग गई। और आपको बता दें कि इसके बाद आधी रात को फायर कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी भी दी गई। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू हालांकि पा लिया है। शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा पता चला है कि इस इलाके में बड़ी मात्रा में लकड़ी का सामान और टेम्पररी स्ट्रक्चर होने की वजह से आग तेजी से फैल गई थी। हम वहाँ बैठे हुए थे सामने, तो हमने लपटे हुए देखी उठती हुई, तो हम इधर की तरफ भागे, आन के देखा तो यहाँ पर आग लग रही थी। बिल्डिंग में आठ जने फंसे हुए थे अंडरग्राउंड, उसमें से रास्ता था सर, उसमें से वो 8 जने निकाले गए। फिर बाहर आ गए तो सिलेंडर फटने लगे सर। फिर आग बढ़ती गई भड़क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फ़ोन करा, उसके 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों चीज़ आ गई। ये करीब 23:22 पे हमारे फायर कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे कुछ झुग्गियों में आग है। तुरंत ही इस पे 7 से 8 गाड़ियाँ भेजी गई, परंतु जैसे जैसे फायर की इंटेंसिटी को देखा गया उसके हिसाब से गाड़ियों की संख्या जो है वो इंक्रीज़ करी गई और आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है और स्टॉप मैसेज इसका दे दिया गया है। और इसमें प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है किसी के हताहत होने की सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?
किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और साथ ही साथ अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि प्रतिनिधि आतंकवाद विरोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा कर रहे हैं। और कल बैठक के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात कर आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की। वहीं कतर के रास लाफान में LNG गैस प्लांट में भीषण धमाका हुआ है, जिसमें 12 भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उनका उपचार चल रहा है। कतर के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। भारत का दूतावास भी मामले पर नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। साथ साथ मृतकों के शव जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है। तो कतर के रास लाफान में ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की भी खबर है। कतर में हुए हादसे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर से गहरा दुख हुआ है। जैसे जैसे और जानकारी मिल रही है, हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों तक पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। और आपको बता दें कि भारत की उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP और सल्फर की आवश्यक खेप लेकर 4 मालवाहक जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं। और ये जहाज कृष्णापचरम, काकीनाडा, पारादीप और मुंद्रा बंदरगाहों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार कल 22 जून तक देश में कुल उर्वरक भंडार 196.08 लाख टन पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 168.67 लाख टन की तुलना में काफी ज्यादा है। इसमें 81.44 लाख टन यूरिया, 20.92 लाख टन DAP और 55.91 लाख NPK, 12.68 लाख टन MOP और इसके साथ 25.13 लाख टन SSP शामिल है। और चलिए अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। देखते हैं प्रेस रिपोर्ट।
प्रेस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बताते हैं ब्रह्मोस और आकाश तीर से जुड़ी हुई खबर। जी हां, क्योंकि ब्रह्मोस और आकाश तीर बनेंगे यूएई के सुरक्षा कवच। ये खबर आज प्रकाशित है दैनिक जागरण अखबार में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाली भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम अब संयुक्त अरब अमीरात के सुरक्षा कवच बनेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच यूएई भारत से आकाश तीर, एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबर आज प्रकाशित है। ब्रह्मोस मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर खरीदने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर खेला सुरक्षा दांव, तो वहीं यूएई का भारत पर भरोसा साफ तौर पर नजर आता है। और अगली खबर जो है वो तकनीक से जुड़ी हुई है और ये हम हिंदुस्तान समाचार से ले रहे हैं। दरअसल हाईवे पर अब हर वर्ष रिचार्ज होगा 924 अरब लीटर भूजल। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारिश का जो पानी है वो अब व्यर्थ नहीं जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है वो अपग्रेड किए जाएंगे, क्योंकि भारत में होती है औसतन 1100 मिलीमीटर बारिश और कई राज्यों में चूंकि स्थिति खराब थी, तो इसे देखते हुए देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अब बारिश का पानी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 13 साल पुराने नियमों में ये बड़ा बदलाव किया है। हाईवे पर बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को गाद जमा होने से बचाने के लिए एक तकनीक रूप से अपग्रेड भी किया गया है, ताकि बारिश का जो जल है वो बर्बाद ना हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए उसे दोबारा जो है रिचार्ज किया जा सके। अगली खबर है अलर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई। बदमाश पकड़वाएगा, गुम बच्चे भी ढूंढेगा और कई तरह के काम करेगा ये अलर्ट सिस्टम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए के मोबाइल फोन ब्रॉडकास्ट अर्ली वार्निंग मैसेज सिस्टम की कई और भूमिकाएं भी होंगी और ये जल्द ही अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। ये सिस्टम जरूरत के मुताबिक आतंकवादी, गैंगस्टर, बदमाशों को पकड़वाने के लिए सुपर कॉप का काम करेगा और इसके साथ साथ गुम हुए बच्चे, बुजुर्गों और अन्य को ढूंढने में फरिश्ते की तरह अपनी भूमिका निभाता हुआ भी नजर आएगा। खास तौर से ऐसे बुजुर्गों को परिवार से मिलाने में भूमिका निभाएगा जिन्हें भूलने की बीमारी होती है। यानी कि तकनीक के माध्यम से किस तरह से अपग्रेड और अपडेट हो रहा है भारत, ये खबर साफ तौर पर दर्शाती है। डिस्प्ले बोर्ड पर भी अलर्ट मैसेज आपको दिखते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों ने इससे जुड़ी हुई कई सारी बातों को खबर के माध्यम से साझा किया है और बताया है कि जो अलर्ट मैसेज होगा वो सिस्टम तेज आवाज वाली साउंड के साथ कई देशों में चल रहा है, इसे भारत में शुरू किया जा रहा है। और ये खबर अगली जो हम ले रहे हैं वो दैनिक जागरण से ले रहे हैं। दरअसल स्वजन ने नजरिया और सरकारों ने नीतियां बदली तो बदल गई देश में खेलों की तस्वीर। कुछ ऐसी ही कहानी है ये। अभिनव बिंद्रा ने सपना दिखाया, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाया और नीरज चोपड़ा ने उसे राष्ट्रीय विश्वास में बदल दिया। और इसके बाद बच्चों के स्वजन ने सोच और सरकार ने नीतियां बदली तो देश में खेलों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1900 से 2004 तक देश को कुल 17 ओलंपिक पदक मिले और 2008 से 2024 तक के बीच जो है हमारे खिलाड़ियों ने 24 पदक जीतकर खेल में आए बदलाव की जो तस्वीर है वो साफ कर दी है। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत पदक जीतने का दावा भी भर रहा है। तो प्रेस रिपोर्ट्स में फिलहाल इतना ही और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आज जनसंघ संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। देश आज अपने इस महान सपूत को नमन कर रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए अपने एक्स संदेश में लिखा है कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक महान देशभक्त, विद्वान और राजनेता थे जिन्होंने अपना जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित किया। उनका अटूट संकल्प, साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमारी स्मृति में सदैव बना रहेगा। हम उनके आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। ऐसा भारत जिसकी सेवा के लिए उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक कार्य किया। और अब बात भारतीय इतिहास के उस काले अध्याय की। 25 जून की आधी रात को लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इन 21 महीनों को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल में गिना जाता है।
आपातकाल लागू होते ही 25 जून की शाम को तमाम अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी। सैकड़ों पत्रकार और संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में प्रेस और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। आपातकाल के दौरान एक तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंट दिया गया था। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ये आवाज सुनकर लोग स्तब्ध रह गए थे और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बेसब्री से अखबारों का इंतजार करने लगे। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहला दिन था जब सरकार ने अखबारों को छपने नहीं दिया। विपक्षी नेताओं की धरपकड़ और इमरजेंसी के विरोध में कोई आवाज न उठने पाए, इसलिए रात करीब 1:30 बजे दिल्ली के प्रेस लेन की बिजली काट दी गई। अखबारों के दफ्तर में अंधेरा छा गया। प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें थम गई। प्रेस लेन से थोड़ी ही दूर कनॉट प्लेस में हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर था। यहाँ की बिजली काटने में भी थोड़ी देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स की कई सारी प्रतियां छप चुकी थी, मगर ये अखबार लोगों के हाथों तक पहुंच पाता उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर अखबारों को जब्त कर लिया। मगर एक अखबार था जो छपा भी और बंटा भी। यह अखबार था भारतीय जनसंघ का मुखपत्र मदरलैंड। हालांकि यह मदरलैंड का आखिरी अंक साबित हुआ, क्योंकि उसी रात पुलिस ने इसका दफ्तर सील कर दिया। पूरे 2 दिन तक अखबारों के दफ्तरों की बिजली कटी रही। इस बीच सरकार ने समाचार पत्रों को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी कर ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसरशिप को देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। सरकार ने समाचार पत्रों को फरमान भेजे और सख्त हिदायत दी कि इनका उल्लंघन ना हो पाए। मतलब साफ था कि अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार देगी। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस की आजादी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ 28 जून 1975 को छपे अपने एडिशन में संपादकीय की जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी। हालात ऐसे थे कि सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के राजनीतिक खबर नहीं छापे जा सकते थे। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल भेज दिए गए। 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गई और पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियों का विलय कर एक ही समाचार एजेंसी बनाई गई, ताकि पूरे समाचार तंत्र को नियंत्रित किया जा सके। संसद और न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू थी। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी।
तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। इंद्र कुमार गुजराल एक दिन प्रधानमंत्री निवास पर आए। संजय गांधी ने उनको रोका और कहा कि जो बुलेटिन जारी होनी है वो मुझे दिखा करके करिए, और कुछ उदंडता से उन्होंने उनसे बात की। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि संजय, न तुम कांग्रेस के नेता हो, न सरकार में कोई पद है तुम्हारे पास, तुम मात्र इंदिरा गांधी के बेटे, तो तुमको ये अधिकार नहीं है कि इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दे। अगले दिन इंद्र कुमार गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। सेंसरशिप के कारण जेपी सहित कौन कौन नेता कब गिरफ्तार हुए, उन्हें किन किन जेलों में रखा गया, ये खबरें छापने नहीं दी गई। सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग, चुटकुले भी सेंसर की मार से नहीं बच पाए। आयकर, बिजली, नगर पालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए। इस सरकारी दबाव के बावजूद कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो सत्ता के आगे नहीं झुके। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए कुलदीप नैयर, सूर्यदत्त तिवारी और निहाल सिंह मेहता जैसे पत्रकारों ने जेल की यातनाएं झेली। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और मेन स्ट्रीम जैसे कुछ मीडिया संस्थान थे जिन्होंने सरकारी नीतियों का विरोध किया, और यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि 23 फरवरी 1977 को चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब खबरें देख लेते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। डैलस में खेले गए ग्रुप जे के मुकाबले में कप्तान मेसी एक बार फिर टीम की जीत के नायक बने हैं और दोनों गोलों से इतिहास भी रच दिया है। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मिडफील्ड पर नियंत्रण और तेज आक्रमण के दम पर टीम ने ऑस्ट्रिया को लगातार दबाव में रखा। मेसी ने 39वें मिनट में शानदार गोल दागकर इतिहास रच दिया। इस गोल के साथ मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इसके बाद इंजरी टाइम उन्होंने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना की 2-0 की जीत पक्की कर दी। और इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में 6 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो मेसी का करिश्माई खेल फीफा विश्व कप में देखने को मिल रहा है। मेसी के 2 गोल की मदद से जिस प्रकार से जो चेंज आया, रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं मेसी।
अर्जेंटीना फुटबॉल के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने वो ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया है जिसे छूना किसी भी फुटबॉलर के लिए महज एक ख्वाब है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करने के साथ ही मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और आपको बता दें कि इसी हफ्ते वो अपना 39वां जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। मेसी के नाम अब फीफा वर्ल्ड कप में 18 गोल दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने जर्मनी के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़कर फुटबॉल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मेसी ने 2 गोल करने में सफलता पाई। मेसी ने साल 2026 के इस वर्ल्ड कप में कदम रखने से पहले 5 वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल किए थे और इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ एक जादुई हैट्रिक लगाई और मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके बाद ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल करके उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और फीफा विश्व कप में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इराक को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। फिलाडेल्फिया में खेले गए इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। खराब मौसम और बिजली गिरने की आशंका के कारण दूसरे हाफ की शुरुआत 2 घंटे से ज्यादा देर से हुई, लेकिन फ्रांस की लय पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। एम्बापे ने 14वें मिनट में शानदार गोल कर फ्रांस को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में इराक की गोलकीपर की गलती का फायदा उठाकर उन्होंने अपना दूसरा गोल भी कर दिया और इसके बाद उस्मान डेम्बेले ने तीसरा गोल करके फ्रांस की जीत पर मोहर लगा दी। इस जीत के साथ फ्रांस ग्रुप आई में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि इराक अब भी जीत का खाता नहीं खोल पाया है। और इसके अलावा फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मिस्र ने पहली बार ग्रुप चरण से आगे बढ़ने की उम्मीदों को भी मजबूत कर लिया है। मैच की शुरुआत न्यूजीलैंड के लिए शानदार रही। 15वें मिनट में फिनसरमन ने टिम्पेन के कॉर्नर पर हेडर लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। लेकिन दूसरे हाफ में मिस्र ने जबरदस्त वापसी की। 1934 में पहली बार विश्व कप खेलने वाली मिस्र की टीम की विश्व कप की ये पहली जीत है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता गौरव कुमार इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो लगातार रोमांच बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में मेसी के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो किस तरह से देख पा रहे हैं उनके इस करिश्माई प्रदर्शन को? बिल्कुल संध्या, अगर मेसी के इस प्रदर्शन को समझना है तो शायद हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और हमें वो साल याद करना होगा कि 2006 का जो उनका वर्ल्ड कप था, जो कि पहला वर्ल्ड कप था जब वो सिर्फ 18 साल के थे, तो उस उम्र पे आकर के उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का पहला गोल किया था। लेकिन अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर साल 2016 में पहुंचे तो ये वो समय था जब मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। जी हाँ, और संन्यास क्यों लिया था ये आपको बता देते हैं कि कोई कोपा अमेरिका के फाइनल में उन्होंने पेनल्टी उनको मिली थी और उसमें वो गोल करने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये बात बोली थी। चिली के खिलाफ ये मुकाबला था और अर्जेंटीना टीम जो थी वो कोपा अमेरिका का जो फाइनल था मुकाबला हार गई थी और वहां पे उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देश सबसे पहले है। और वो इतने ज्यादा निराश हुए थे कि वहां पर उस वक्त वो पेनल्टी को गोल में अगर तब्दील करते तो अर्जेंटीना विजेता होता, लेकिन वो विजेता नहीं बना पाए और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी और संन्यास ले लिया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्जेंटीनी जो फैंस थे उनका ये प्यार था और उनको भरोसा था कि मेसी के अंदर अभी बहुत खेल बाकी है और अगर वो इसी रंगत के साथ अपने वापस आएंगे, अपने विश्वास के साथ वापस आएंगे तो वो कमाल दिखा सकते हैं। और आज ठीक 10 साल के बाद आप देखिए कि 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो उन्होंने अपनी टीम को बतौर कैप्टन जिताया। वहां पर उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 7 गोल किए थे, जिसमें से 2 गोल जो थे लास्ट वर्ल्ड कप में, जिसमें 2 जो गोल आए थे वो फाइनल मैच में आए थे। और आज ये वर्ल्ड कप देखिए, यानी कि 4 साल बाद और ज्यादा निखार के साथ मेसी जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरह का उन्होंने अपने आप की जो जीवन शैली है, जिस तरह की लाइफस्टाइल है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वापस लाने में एक जो मादा दिखाया है। इंटर मियामी के क्लब की ओर से वो खेलते हैं, लगातार वो एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के भी उन्होंने उनको एक कह सकते हैं कि टीम भी जो मिली है उसका भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिला।
मिला। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है कि पेनल्टी के मामले में आज अगर देखें तो ये एक और नाकामी जो थी वो मेसी के साथ जुड़ी थी, और ये एक ऐसी नाकामी थी कि पेनल्टी जो ली थी मेसी ने वो गोल पोस्ट से काफ़ी बाहर थी, यानी कि गोलकीपर को कुछ करना भी नहीं पड़ा क्योंकि वो काफ़ी बाहर गई थी। तो ये जो मिस चांस थी उसने एक मेसी का एक कहना चाहिए कि एक दूसरे कैरेक्टर को जो है वो सामने रखा था कि किस तरह से वो जो पेनल्टी का मोर्चा है वहाँ पर वो अपने आप को सफलता के पायदान पर नहीं ला पा रहे थे। लेकिन इसके बाद जिस तरह से पूरी टीम ने उनका साथ दिया और जिस तरह से मेडिना का यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, ये वही खिलाड़ी हैं फैकुंडो मेडिना जिन्होंने पहले मैच में भी जब मेसी ने 3 हैट्रिक लगाई थी तो उसमें गोल करने में असिस्ट किया था, तो आज भी उन्होंने असिस्ट किया और यहाँ पर मेसी को जो है वो गोल पास दिए जहाँ पे मेसी जो है वो गोल कर पाने में कामयाब हुए। तो कह सकते हैं कि अर्जेंटीना की जो टीम है, मेसी कैप्टन है और अच्छी तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, वो खुद भी बहुत अच्छा बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं और इस वक्त ऑल टाइम लीड स्कोरर बने हुए हैं वर्ल्ड कप में। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब जब अगला मुकाबला मेसी जो अब अपना खेलेंगे तो वहाँ पर कुछ और भी नए कीर्तिमान जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं एम्बापे भी गोल करने में पीछे नहीं हैं, हालांकि भी नॉर्वे के लिए अच्छा दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखते हैं आप, ये विश्व कप जो है फीफा किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कितना अलग है कई मायनों में? शैला ये बात बता दूं कि इस बार के वर्ल्ड कप की जो गोल्डन बूट की रेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चली है, क्योंकि जिस तरह से अर्लिंग हालांड लगातार गोल कर रहे हैं, लियोनेल मेसी गोल कर रहे हैं और किलियन एम्बापे जिस तरह से आपने जिक्र किया उन्होंने यहाँ पे गोल किया और वो ज़्यादा पीछे नहीं है, उनके 16 गोल हैं, मेसी के 18 हैं तो इनके 16 हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किलियन एम्बापे अभी सिर्फ 18 साल के हैं और इन्होंने महज वर्ल्ड कप के 16 मैचों में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। मेसी हालांकि 28 मैच वर्ल्ड कप खेलने के बाद आज 18 तक पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, तो ये भी एक कॉन्टेस्ट जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा है। तो एम्बापे का जो अपना खेल है वो बखूबी 2017 में उन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद 2018 का जो उनका वर्ल्ड कप था वो उनका पहला वर्ल्ड कप था जहां पे उन्होंने फ्रांस की टीम को जो है वो विजयी बनाया था और वहां उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 गोल किए थे। तो लगातार जो है वो अपने आप को साबित करते आए हैं एम्बापे और एक बार फिर से यहाँ पे एक बार उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो टीमें हैं आप देख सकते हैं कि इराक की टीम थी आज फ्रांस के सामने जो कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा पीछे है, लेकिन अब अगला मुकाबला जो होगा फ्रांस का वो नॉर्वे के साथ होगा जहां पे अर्लिंग हालांड होंगे। तो ये वो मुकाबले होंगे जहां पे एक टॉप खिलाड़ी जो है वो दूसरे टॉप खिलाड़ी के सामने होगा। तो यहां से जो अब एक असली खेल की जो परीक्षा होती है और सिर्फ खेल की नहीं बल्कि पूरी टीम की, और कि क्या पूरी टीम जो है वो सिर्फ क्या 1 या 2 नामों पे ही टिकी हुई है या पूरी एक टीम रूप में सामने है। तो ये जो है कॉन्टेस्ट जो है वो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ इस वर्ल्ड कप में दिखाई देगा। चलिए बहुत धन्यवाद गौरव इस वक्त के तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। ईरान अमेरिका अंतरिम शांति समझौते के बावजूद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने संयुक्त बयान में कहा कि सेना इजरायली नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए खतरों को निष्क्रिय करने, उग्रवादी ढांचे को नष्ट करने और दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने का काम जारी रखेगी। यूरोप इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। भीषण गर्मी के चलते फ्रांस में स्कूल बंद करने पड़े हैं। तेज गर्मी के कारण फ्रांस में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें एक बंद कार में छोड़ दिया गया था। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के एक यहूदी बहुल इलाके में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। केआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन का कहना है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के तौर पर अपनी स्थिति का इस्तेमाल करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास।
तो एक दिन एक उत्सव में आज हम बात करेंगे अंबुबाची महापर्व की। असम की राजधानी गुवाहाटी की पवित्र नीलाचल पहाड़ी पर विराजमान विश्व प्रसिद्ध कामाख्या धाम में सज चुका है अंबुबाची महापर्व। 51 शक्तिपीठों में प्रमुख माने जाने वाले इस दिव्य धाम में मनाया जाने वाला ये उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति, मातृत्व और सृजन शक्ति के प्रति भारतीय दर्शन की अनूठी अभिव्यक्ति भी माना जाता है। देखिए शक्ति साधना और सनातन परंपरा से जुड़ी हुई ये विशेष प्रस्तुति। नीलाचल पहाड़ी पर गूंजते जय मां कामाख्या के उद्घोष, लाल चुनरियों, फूलों और आकर्षक रोशनी से सजा मंदिर परिसर और देश भर से पहुंचे साधु संतों, तांत्रिकों तथा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। अंबुबाची महापर्व के दौरान कामाख्या धाम का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ माता के वार्षिक रजस्वला पर्व की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि इसी पावन स्थल पर माता सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर को शक्ति, उपासना, तांत्रिक साधना और देवी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अंबुबाची महापर्व देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल का प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में इसे स्त्री शक्ति, मातृत्व और शिष्य के सृजन चक्र के उत्सव के रूप में देखा जाता है। प्रवृत्त अनुष्ठान के उपरांत मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती और निवृत्ति अनुष्ठान के बाद विशेष पूजा अर्चना के साथ माता के दर्शन पुनः आरंभ होते हैं। श्रद्धालु माता के पवित्र अन्न वस्त्र और रज को प्रसाद स्वरूप प्राप्त करना अत्यंत शुभ मानते हैं। अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान और लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों के साधक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अघोरी, नागा साधु और तांत्रिक परंपराओं से जुड़े संतों की उपस्थिति इस महापर्व को विशिष्ट बनाती है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, यातायात और आवास की व्यापक सुविधाएं सुनिश्चित करता है। अंबुबाची महापर्व केवल एक मेला नहीं बल्कि उस भारतीय चिंतन का उत्सव है जहां स्त्री को सृजन शक्ति, प्रकृति और दिव्यता के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में सम्मान दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि नीलाचल पहाड़ी पर हर वर्ष उमड़ने वाली ये आस्था, शक्ति, श्रद्धा, सनातन संस्कृति के अनश्वर धारा को आज भी जीवंत बनाए हुए है और लाखों श्रद्धालुओं को देवी की भक्ति और आध्यात्मिक चेतना के एक सूत्र में जोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं डेनमार्क के बीच फेस्टिवल की कुछ रंग बिरंगी पतंगें। बिल्कुल, ये पतंग हर रंग और आकार की है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। आप देखिए इन खास झलकियों को। मुझे, मेरी सहयोगी शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोमवार रात दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे वाल्मीकि बस्ती तकिया कालेखा इलाके की कुछ झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आधी रात को फायर कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी दी गई। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। पता चला है कि इस इलाके में बड़ी मात्रा में लकड़ी का